Hello everyone, I am Dr. Ayushi, Pain, Musculoskeletal Medicine and Rehabilitation Specialist, and today we are going to talk about cerebral palsy. Now, cerebral palsy is a group of movement disorders which are permanent in nature, और हम इसको define करते हैं that it is a non-progressive neurological disorder with a progressive musculoskeletal entity. इसका मतलब कि जो ब्रेन में होने वाली प्रॉब्लम है, जो सेरेब्रल लेवल पे होने वाली प्रॉब्लम है, वो तो नॉन प्रोग्रेसिव है, पर उसके कारण जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो गेट प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी आखिर होता क्यों है और कौन से एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है। क्या इसमें कॉग्निशन भी अफेक्ट हो सकता है? क्या हमारी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पावर भी इसमें अफेक्ट हो सकती है? तो व्हाट आर द कॉजेज, कैन इट बी प्रिवेंटेड? तो ऑफ कोर्स वी वुड ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ इट। तो सबसे पहले कि ये होता क्यों है, इसके 3 तरीके के कॉजेज होते हैं। वी कैन डिफाइन इट एज प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले, जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय ब्रेन के सेल के माइग्रेशन के डिफेक्ट या फिर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी के कारण अगर कोई भी परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर सेरेब्रल पॉल्सी। उसके बाद बात करते हैं नेटल प्रॉब्लम्स की। ड्यूरिंग बर्थ, अगर बर्थ डिफिकल्टी है, डिफिकल्ट लेबर है, बच्चे को ऑक्सीजन, अगर बच्चा पैदा होते ही नहीं रोया है, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचने में 5 सेकंड से 10 सेकंड का से ज़्यादा अगर समय लगता है, उस कंडीशन में भी सेरेब्रल पॉल्सी जैसी विकृति हो सकती है। एक तीसरी चीज़ होती है पोस्टनेटल, यानी जन्म के बाद। तो बहुत बार बहुत सारे इन्फेक्शंस जैसे मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस या किसी भी तरीके के इस तरीके के इन्फेक्शन के कारण भी पोस्टनेटल पीरियड में आपको सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। तो इस तरीके से हम ब्रॉडली इसे कैटेगराइज करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे करें। तो जनरली इसका डायग्नोसिस इट लाइज विद द पेरेंट्स। There has to be a key observation, especially by the mother, क्योंकि माँ हमेशा बच्चे के पास रहती है। तो हम जनरली हमारे पेशेंट्स को कहते हैं, उनके पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि आप बच्चे के माइलस्टोन्स यानी डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, कब वो चल रहा है, कब उसने बोलना चालू किया, कब उसने चीज़ों को समझना चालू किया, कब उसने घुटने चला, कब वो पैदल चला, वो सारे हमारे डेवलपमेंटल की माइलस्टोन्स होते हैं। और जनरली एक आम बच्चा उसे सर्टेन ईयर्स पे अचीव कर लेता है। तो इस तरीके के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में डिले होना एक अंदेशा देता है दैट इट कैन बी सेरेब्रल पॉल्सी। इसलिए फर्स्ट थिंग रिमेन्स अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन बाय द पेशेंट्स, बाय द पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जैसे MRI ब्रेन स्कैन, बहुत सारे क्लिनिकल टेस्ट्स होते हैं, और हमारे पेडियाट्रिशियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द टाइमली एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। तो अब तक हमने ये समझने की कोशिश करी कि सेरेब्रल पॉल्सी क्या है और ये क्यों होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो इतनी सारी डिफ़िकल्टीज सेरेब्रल पॉल्सी में होती हैं, जबकि न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो हुआ है वो हो चुका है, इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव, वो बढ़ेगा नहीं, बट उसके साथ में जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर में क्यों हैं। तो जब भी ब्रेन का एक हिस्सा लकवा, उसको अगर लकवा होता है, अगर उसके अंदर पैरालिसिस होता है, तो देयर इज डिसरप्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स। ब्रेन का काम एक इनहिबिटरी कंट्रोल हमारी मसल्स को करना है। सो देयर इज ऑलवेज एन इनहिबिटरी मैसेज दैट योर ब्रेन गिव्स टू योर मसल्स टू कंट्रोल द ऑटोनॉमस एक्टिविटीज। इसका मतलब अगर हमारे ब्रेन का कंट्रोल ना हो तो हमारी मसल्स कुछ भी फनी एक्ट कर सकती हैं। So there is a local circuit working towards the autonomic activity of the muscle which is being inhibited। मतलब हमारा ब्रेन इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजता है और हमारी मसल्स को कंट्रोल करता है। Whenever there is a paralysis of cerebral nature,
that control of the brain is lost. That inhibitory control of extra excitement of the muscles is lost. So अब क्या होता है, हमें जकड़न या स्पास्टिसिटी जैसी प्रॉब्लम होती है. इसका मतलब मसल्स का टोन बढ़ जाना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना, जोड़ों का जकड़न होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स स्पास्टिसिटी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम स्पास्टिसिटी कहते हैं. इट इज द वेलोसिटी डिपेंडेंट इंक्रीज इन टोन ऑफ द मसल, कि हमने अगर टांग को ज़्यादा मूव किया तो वो एकदम से स्टिफ हो जाएगी. इस तरीके की प्रॉब्लम को हम स्पास्टिसिटी कहते हैं. और ये क्योंकि ब्रेन के कारण हो रहा है, इसलिए हमें इसे अपर मोटर न्यूरॉन, बिकॉज ब्रेन इज योर अपर मोटर न्यूरॉन, सो इसे हम अपर मोटर न्यूरॉन की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. और इसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर हैं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, ये प्रॉब्लम्स ऑफ स्पैस्टिसिटी और इसके कारण होने वाले दूसरे प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाते हैं, जिसमें बहुत कॉमन होता है हिप डिफॉर्मिटी होना, मसल की लेंथ कम हो जाना, मसल के अंदर रिजिडिटी हो जाना, हमारे जोड़ों के अंदर बहुत दुष्प्रभाव डालती है. और उसके कारण बच्चे के अंदर हिप डिफॉर्मिटीज जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं.